हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विनोद एकेडमी। मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर अवधेश सर आ गया हूँ आपके लिए लेके आज समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूंजीगत वस्तुओं एवं उपभोग वस्तुओं में अंतर। और ये आपको टॉपिक है जो एग्जाम में है, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और आप अच्छे से देखिएगा, ये एग्जाम में आएगा। तो बेटा आज हम देखेंगे अंतर है जो ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी है, लेकिन मेरी हिंदी के लिए मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में भी बताने के लिए आपको। पहला देखते हैं हम उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, जिसे हम कहते हैं कंजप्शन गुड्स और पूंजीगत जो है कैपिटल गुड्स। बेटा इसमें उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन करना, आपको पता होगा ये बात। और इसलिए आप इससे ध्यान रखना, जिसको हम उपभोग करते हैं यानी कि जो डायरेक्ट हम उसका यूज करते हैं, कंजप्शन करते हैं, उसको हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। और पूंजीगत वस्तु यानी कि पूंजी, पूंजी से मतलब आपको पता होना चाहिए क्या, पूंजी का मतलब होता है इसमें कैपिटल, कैपिटल यानी कि मनी। ठीक है, तो हम देखते हैं हम मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती है। उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं, ये मानवीय यानी जो इंसान होता है, ये मनुष्य होता है, उसको डायरेक्ट रूप से क्या करता है, क्या होता है, संतुष्ट करता है। ये वो वस्तु होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को, इच्छाओं को है जो संतुष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। और ये जो होती है पूंजीगत वस्तुएं, ये आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं करती। ये इसको खाने से हम डायरेक्ट है, हमें है जो इस गुड्स को लेने से हमें डायरेक्ट है संतुष्ट हम हो जाएंगे, लेकिन इनसे नहीं होते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य अलग होता है इन वस्तुओं का। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को उपभोग व्यय क्या कहते हैं, यानी कि जो उपभोग व्यय, उपभोग वस्तु यानी कंजप्शन गुड्स जो होती हैं, कंजप्शन गुड्स जो होती हैं उनको हम अपने कंज्यूम करने के लिए हम गुड्स का है जो यूज करते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे कहते हैं उपभोग व्यय। ठीक है बेटा, और जो है पूंजीगत वस्तुओं में किए गए, जो हम पूंजीगत वस्तुएं खरीदते हैं, कंजप्शन कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, तो उस पर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम कहते हैं निवेश। क्योंकि आपने नोटिस किया गया होगा निवेश इसमें इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो और उस पर आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन आपका जो मोटिव है वो अलग होना चाहिए। जैसे कैपिटल गुड्स हम उसे भी कह सकते हैं। देखो मान लो कि हम मेरे है जो फैक्ट्री है मेरी, मुझे फैक्ट्रीज के लिए अपने क्या करना है, मशीन चाहिए। मशीनरी एक क्या है, कैपिटल गुड्स है, क्योंकि मशीन है जो मेरे आने वाले, ये मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि जब तक मशीन नहीं होगी मैं अपने जो कारीगरों से या जो वो होता है लेबर से है जो मैं कैसे काम करवा सकता हूँ। तो मेरी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हो, ये निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा निवेश होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जो उस फैक्ट्री के अंदर काम करेगी मशीन, वो है हमारा निवेश। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक टेलर है, टेलर के लिए उसके निवेश जो कैपिटल गुड्स क्या होगी, जो उसने सिलाई मशीन ली होगी, उसके बिना वो उसका काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम। अब थर्ड जो पॉइंट है इसमें, अधिक उत्पादन के कारण लोगों का उच्च स्तर पर कल्याण होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा उत्पादन होगा, लोगों के वेलफेयर और उनका लाइफस्टाइल है जो अच्छा होगा समाज में, यह उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। मैंने बताया आपको, अगर आप खुद सोचो, अगर हमें अच्छी चीज, अच्छी वैरायटी की और कम प्राइस में लोगों को मिलेगी तो उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे वो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, कोई भी सेक्टर हो। और जो ये कैपिटल गुड्स होती हैं, इनका अधिक उत्पादन करने के कारण, अधिक अगर इनका जो कैपिटल गुड्स होती है अगर उनका है जो अधिक प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे हम लोग तो वो इकोनॉमी में, इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में विकास होता है उसका, और आर्थिक रूप से है जो समाज में उसका विकास होता है। यह भावी वृद्धि के लिए अच्छी है। देखो आपको पता है आने वाले समय में है जो कि कैपिटल गुड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है गवर्नमेंट का, भी यही उद्देश्य रहता है कि हम कैपिटल गुड्स पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये समाज के आर्थिक इकोनॉमिकल रूप से तो आपको अच्छा करेगा ही, साथ के साथ लोगों के लिए भी और अच्छा काम करेगा। ठीक है बेटा, और ये है इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में आपको लिखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसको अच्छे से कर लेना। डिफरेंस आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप आसानी से है जो, और ठीक है ना, और आपका अब अगला टॉपिक है जो इसके बाद हम कराएंगे, दूसरा अंतर है जो वो है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु में अंतर। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंस है एक मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो बेटा हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की वजह से आता भी है, तो आप ध्यान रखना। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ऐसा अच्छा सा जो आपको याद हो जाए। तो आप सबसे पहले आप देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, जो तैयार नहीं होती है, वो अंडर प्रोसेस है या प्रोडक्शन के अंदर है, वो भी प्रोडक्शन करना बाकी है, वो फाइनल गुड्स नहीं हुई है या उसको हम यूज कर सकें ऐसी नहीं हुई है।
तैयार, उस ऐसी वस्तुओं को जिनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं और वो अभी क्या नाम है उत्पादन के अंदर है, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं जिनका उपयोग हम नहीं कर सकते, और जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, उन वस्तुओं जिनका यूज कर सकते हैं उन वस्तुओं को कहते हैं अंतिम वस्तुएं। अब एग्जांपल ये ले लीजिए आप, जैसे कि हमें चाय बनानी है तो दूध एज अ हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करेंगे, वो हमारा क्या है मध्यवर्ती वस्तु है कच्चे माल के रूप में। और जब वो चाय बन जाएगी चाय बनाने में, तो चाय एक जो प्रक्रिया है बनने के बाद कंज्यूम होनी है, चाहे हम पीने वाले हैं, तो वो होगी अंतिम वस्तुएं, जिसे कहते हैं हम फाइनल गुड्स। ठीक है बेटा, आशा है मुझे समझ में आ गया, आपको नहीं आएगा तो आप ध्यान से देखिए, इसमें पक्का आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डीपली इसमें। उत्पादन रेखा के अंतर्गत होती है जो मध्यवर्ती वस्तु होती है, उत्पादन रेखा के अंतर्गत, यानी अंडर प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन के अंदर है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें कुछ चीजें करनी बाकी हैं, और ये होती है अंतिम वस्तुएं उत्पादन रेखा से बाहर होती है। अब इनका कोई प्रोडक्शन के अंदर काम नहीं है, ये प्रोडक्शन हो चुका है, इनका उत्पादन हो चुका है, ये कंज्यूम करने के लिए रेडी हो चुके हैं गुड्स। जैसे चॉकलेट, वो हम बच्चे बाजार से लेकर आते चॉकलेट आते हैं, खा लेते हैं, बिस्किट हम खा लेते हैं, वो डायरेक्ट यूज कर ले हैं। अब सेकंड वाला है जो इसमें कच्चे माल के रूप में उपयोग, मध्यवर्ती वस्तु मैंने आपको बताया, जैसे चाय बनाने के लिए भी दूध का उपयोग किया जाता है, तो ये चीज क्या हो जाएगी कच्चे माल के रूप में। जैसे हमें मान के चलो आपको एक फैक्ट्री है आपकी और आपको लेबर की जरूरत है, ठीक है, और लेबर अगर आप लाओगे तो उसको मटेरियल तो देना पड़ेगा आपको। जैसे आपकी मान लीजिए आपकी कारपेंटर आपका है जो कारपेंटरी का काम है, तो आपको कारपेंटरी के लिए लेबर आपके पास है, लेकिन आपको लकड़ी तो चाहिए और उसके औजार चाहिए होंगे, तो वो एज अ रॉ मटेरियल के रूप में आपको काम आएगा। अब ये देख लेते हैं अंतिम वस्तु में कच्चे माल के रूप में उपयोग में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ये तो ऑलरेडी बन चुका है जो वस्तु है, इस वस्तु की बिक्री पुनः की जा सकती है। देखो इंटरमीडिएट गुड्स में ये होता है ना कि आप इसमें प्राइस चेंज कर सकते हो, इसका मतलब ये है पुनः बिक्री, यानी आप इसको दोबारा से बेच सकते हो कोई भी रेट पे मनमाने। मान लो आप देखा होगा मंडियों के अंदर है जो 10 बजे से पहले अलग रेट होता है, 10 बजे के बाद अलग रेट होता है, यानी कि डेट चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है पुनः बिक्री नहीं की जा सकती क्योंकि ये रेडी हो चुकी है और प्रोडक्शन के बाहर है। मैंने आपको बताया था इस पे एमआरपी छप चुकी है, तो आपको इस जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में आपको आपके पास आ गई है तो आपको इसी रेट में आपको पे करना पड़ेगा, उनको चुकाना पड़ेगा इसका मूल्य। और अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पॉइंट, इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को मध्यवर्ती लागत कहते हैं। आपको पता है कई बार हमें जो एज अ रॉ मटेरियल के रूप में अगर मैंने फैक्ट्री खोल रखी है तो मुझे सामान तो लाके देना पड़ेगा, तो लेबर क्या कर लेगी जब उनको सामान नहीं दिया जाएगा तो इसलिए इन्होंने ये कहा है मध्यवर्ती लागत। एक इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को अंतिम व्यय कहते हैं। अब ये वाला जो होता है ना, ये जो मैं बताया अंतिम व्यय जिसे कहते हैं हम फाइनल एक्सपेंडिचर, हम ये इसकी लास्ट कीमत चुका रहे होते हैं, इसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं और ये हमारे हाथ में आ जाती है। जैसे हम किसी शॉप पे गए जूते लेने के लिए तो बोलते हैं रेट क्या है इसका, प्राइस कितने हैं, तो बोले सर एमआरपी इसके अंदर 450 है, तो आपको 450 देने ही पड़ेगा इसको और हम उसको ले लेंगे और अपना हम यूज करने लग जाएंगे। और चौथा ये है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, और इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जा सकता है। देखो सम्मिलित का मतलब ऐड, ये दोनों चीज अगर आपको पता होगा नेशनल इनकम अगर आपने पढ़ा होगा या तो आप पढ़ोगे, जब भारत के अंदर ये चीजें देखा जाता है कि कितना भारत के अंदर प्रोडक्शन या एक्सपेंडिचर हुआ है कितनी वस्तुओं पर, तो उसमें देखा जाता है तो राष्ट्रीय आय में निकालने पड़ता है नेशनल इनकम, तो उसके अंदर इन वस्तुओं को नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये फाइनल गुड्स नहीं है, और फाइनल गुड्स को लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको प्राइस आपका फिक्स हो जाता है और आपकी एमआरपी फिक्स हो जाती है और आपको पे करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर मैंने बताया था आप इसकी पुनः बिक्री की जा सकती है और इसके अंदर है जो आपको सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसलिए हमें इसके अंदर रेट को क्या करना है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको अंतिम वस्तुओं में नहीं गिना जा सकता, इसलिए आय में उसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने ऑलरेडी इस साल का टैक्स दे चुके हो आप गवर्नमेंट को, इसका क्यों दोगे आप, क्योंकि ये पुण्य वस्तु नहीं है और ये इसको इसलिए राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा सकता क्योंकि इसके अंदर है जो हम जो प्रॉफिट होता है ऐसा जो उसका होता है उत्पादक का होता है प्रॉफिट प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो वो उसमें ऐड नहीं किया जा सकता क्या होता है, जिसलिए एमआरपी सेट नहीं होती इसमें। तो ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। और आप अब ये देखिए एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ इससे रिगार्डिंग, और मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप कीजिएगा, क्या मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुएं, क्या अंतिम वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हो सकती हैं?
अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं, आपको एक कमेंट बॉक्स में लिख के देना है और जो ना है आप एक बार मैसेज करके भेजिए कमेंट बॉक्स में, कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है।